गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास हमारा जो सिलेबस है वो एकदम सही से चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 12 हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया और आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 13 इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। बच्चों आपके सिलेबस में इस बार चैप्टर 13 एंड 15 है, 14 एंड 16 आपका कट हो गया है, लेकिन अपन करेंगे, दोनों चैप्टर्स करेंगे। अगले जितने भी चैप्टर हैं वो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड है, कैसे इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। यस बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बच्चों आप जब अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को ऑब्जर्व करते हो तो आपको वहाँ पर कई सारे बर्ड्स नजर आएंगे। आसपास का जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर आपको डिफरेंट प्लांट्स, उनके फ्लावर्स, ये सब ऑब्जर्व होंगे। बड़े प्लांट भी ऑब्जर्व होंगे। तो ये क्या है, ये सब क्या है, हमारे इकोसिस्टम को बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम यही है कि इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा जो इकोसिस्टम बनते हैं, उनकी कैसे फंक्शनिंग होती है, इन सबको हम स्टडी करेंगे। बायोम, बायोम क्या है, एक नेचुरल एरिया, एक नेचुरल ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें जितना भी फ्लोरा और फौना है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, पर्टिकुलर नेचुरल एरिया है, वहां पर जितना भी जो फ्लोरा एंड फोना है उसको कंबाइनली हम बायोम कहते हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है बच्चों?
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो प्लांट से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स हैं ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये डिपेंडेंट रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इससे जो एक सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इकोलॉजी बायो की एक ब्रांच है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी बायो की साइंस का एक ब्रांच है जिसके द्वारा हम डिफरेंट इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक तालाब, एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक डेजर्ट अपने आप में इकोसिस्टम है, क्योंकि उस एरिया में जो भी प्लांट और एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वो अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोसिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी के बारे में जब हम समझते हैं, तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 4 लेवल्स पर जो है बताती है। ये ऑर्गेनिज्म, किसी इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनती है पॉपुलेशन, एक जैसी पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी या समुदाय, और एक ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल, जितना भी फ्लोरा फौना है वो सब क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। तो इन 4 लेवल्स पर हम इकोलॉजी को समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लेवल पर समझेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लेवल पर हम इसको समझेंगे। ओके, चलिए। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पर बच्चों में एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप।
ये बच्चों में एक ग्राफ बना रहा हूं जिसमें एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कहते हैं ईयरली जो बारिश होती है, रेनिंग होती है, स्नोफॉल होता है किसी एरिया में। और नेचुरली आप समझ सकते हैं कि जिन जिन एरिया में रेनिंग अच्छी होती है, रेन अच्छी होती है, बारिश की वजह से वहां पर हरियाली रहती है, ग्रीनरी अच्छी होती है, और इसी वजह से वहां एक रिच पॉपुलेशन, रिच स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि ईयरली जो स्नोफॉल और रेनिंग होती है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसके आधार पर जो है, तो उसके बेसिस पर किसी एरिया में किस प्रकार का वेजिटेशन होगा, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं इस ग्राफ के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ये। अच्छा, एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है, किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेट फॉरेस्ट, बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल मीन, एनुअल टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एनुअल टेम्परेचर कैसा रहता है और बारिश कैसी होती है, इस बेसिस पर बायोम को बता रहा है कि उस एरिया के अंदर फ्लोरा एंड फौना कैसा होगा। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर -15 से मैंने स्टार्ट किया, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। आपको मैं बता दूं बच्चों, जो 27 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर है, वो मीन टेम्परेचर है, वो सभी के लिए सूटेबल है। सभी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कंफर्ट रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, उसके बाद 40 डिग्री के बाद में जो है अनकंफर्ट पार्ट शुरू हो जाता है। तो 30 डिग्री या 27 डिग्री सबके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पर जो रेनिंग का मैंने बताया है 0, फिर 15, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 जो है इसमें ये सेंटीमीटर के अंदर है रेनिंग का। ठीक है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ये सेंटीमीटर के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है ये डेजर्ट है। ये क्या है, डेजर्ट है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर बारिश बहुत कम होती है, 50 से भी कम रहती है, इसलिए डेजर्ट एरिया है। ठीक है, इसके बाद में इस पार्ट में आते हैं। ये जो पार्ट है ये रेन बता रहा है 50 से लेकर 150 के बीच में। तो यहाँ पर घास के मैदान है, ग्रासलैंड है। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, जहां पर एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है 150 से 200 250 सेंटीमीटर तक रहता है। तो लेता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 200 से लेकर 400 तक। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, 200 से 400 तक। ठीक है, इसके बाद में ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है ये 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर रेनिंग वाले फॉरेस्ट हैं ये। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा रीजन है। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा है, जहां पर ठंड तो रहती है, स्नोफॉल है, लेकिन जो
है तो वो भी ड्राई रीजन, क्योंकि वो स्नो के फॉर्म में है। तो ये 50 से लेकर 100 और 150 के बीच का पार्ट है ये। ओके बच्चों, तो इस ग्राफ से ये शो होता है कि डिफरेंट जो प्रेसिपिटेशन का लेवल है उस बेसिस पर और टेम्परेचर के बेसिस पर किसी भी एरिया का वेजिटेशन और वहां की जो एनिमल स्पीसीज है वो डिसाइड होती है कि वहां कैसी एनिमल पॉपुलेशन होंगे। ओके, आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है जो इकोसिस्टम है वो किन किन कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। इकोसिस्टम कंपोनेंट, एक इकोसिस्टम चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो टुंड्रा हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो एक पॉन्ड हो, एक इकोसिस्टम कैसे बनता है। तो इसके लिए दो प्रकार के फैक्टर्स मैं बता रहा हूं, आप चाहे तो ध्यान से देखें इसको। ए बायोटिक फैक्टर, आप नोट भी कर सकते हैं, ए बायोटिक फैक्टर आप चाहे तो साथ साथ में नोट कर सकते हैं। ए बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, मतलब एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए दो प्रकार के फैक्टर या कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ए बायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है बच्चों वाटर, थर्ड है लाइट, और फोर्थ इज सॉइल। बायोटिक फैक्टर्स में हम लेंगे पैथोजन, सेकंड इज पैरासाइट, थर्ड इज प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिए, किसी भी इकोसिस्टम को दो प्रकार के फैक्टर या कंपोनेंट मिलके बनाते हैं। इन्हें हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ए बायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। नेक्स्ट लेते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि किसी इकोसिस्टम के पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर्स या कॉम्पिटिटर्स, ये भी इकोसिस्टम को बनाते हैं और अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, नेचुरली जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग को और अदर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है। फर्स्ट लेते हैं टेम्परेचर। मैंने आपको बताया बेस्ट जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है। यही कारण है कि सितंबर अक्टूबर में जो है मॉस्किटो वगैरह ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एकदम जो समर्स होती है या विंटर्स होते हैं उस समय आपको ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म है ये कम नजर आते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि ये भी कंफर्ट रहते हैं 27 डिग्री या 30 डिग्री पर।
ठीक है। आपको मैं बताऊं, जो अपन कर्ड जमाते हैं, तो कर्ड में क्या करते हैं, मिल्क को हल्का सा हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको ठंडा होने देते हैं। जब वो 27 या 30 डिग्री पर आ जाता है तब उसमें हम स्टार्टर ऐड करते हैं, थोड़ा दही ऐड करते हैं, कर्ड ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि दही, दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, दूध को मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी 27-30 डिग्री पर अपना बेस्ट वर्क कर पाते हैं। तो टेम्परेचर नेचुरली बच्चों अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके फंक्शंस को। अब यहाँ पर दो टर्म है एग्जाम में आ सकती है, यूरी थर्मल। यूरी यूरी थर्मल एग्जाम्पल है कैट, डॉग एंड टाइगर। सेकेंड लेते हैं स्टीनोथर्मल। इंसेक्ट, reptiles, insects, reptiles, crustaceans, यस। बच्चों ध्यान से देखिए, यूरी थर्मल, आपको पता है बच्चों, आपने 11th में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको कि जो चैप्टर एनिमल किंगडम में पॉइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक एनिमल्स, जो बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि होम्योथर्मिक है, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, बाहर चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो चेंज नहीं होता, और इसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होती है। लेकिन बर्ड और मैमल को छोड़ के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एवीज, चाहे वो एम्फीबियंस हो, फिशेज हो, कोई भी हो, तो उनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ में चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो यहाँ पर देखिए यूरी थर्मल, यूरी थर्मल उन एनिमल्स को कहते हैं जो टेम्परेचर की एक लॉन्ग रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में ये टॉलरेट कर जाते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, यूरी थर्मल एनिमल कहते हैं। जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर, ये क्या है, मैमल्स हैं। कैट, डॉग, टाइगर तीनों ही क्या है, मैमल्स हैं। और ये यूरी थर्मल है क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के साथ में ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं और टॉलरेट करते हैं। सेकेंड लेते हैं स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल उन एनिमल्स को कहते हैं जो टेम्परेचर की शॉर्ट रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। स्टीनोथर्मल उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि टेम्परेचर की शॉर्ट रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज में ही सर्वाइव करते हैं। उनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ में चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं स्टीनोथर्मल एनिमल्स, जैसे कि इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, क्रस्टेशियंस, साल्मोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर,
वाटर। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, वाटर जनरली क्या होता है कि हम सब ये सोचते हैं कि वाटर तो एक जैसा ही है, चाहे वो कहीं का भी हो, तो वो क्या अफेक्ट करेगा। नहीं बच्चों, पानी के अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो पानी के नेचर को डिफरेंट बनाते हैं। हर सिटी का, हर एरिया के पानी का नेचर अलग अलग होता है। यही है कारण है कि कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पानी प्रॉपरली शूट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो पानी का नेचर भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के एनिमल है, यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन उन एनिमल्स को कहते हैं जो सॉल्ट की डिफरेंट रेंज को, डिफरेंट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पर सरवाइव कर जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूरी हेलाइन। जैसे कि जो फिश मॉली है, पोसिलिया स्पिनोज, ये यूरी हेलाइन एनिमल है। स्टीनो हेलाइन जो एनिमल हैं जो सॉल्ट की ज्यादा रेंज को सहन नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट रेंज तक ही वो सीमित रहते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम स्टीनो हेलाइन कहते हैं, जिसकी फ्रेश वाटर फिश एंड गोल्ड फिश। इसके बाद में लेते हैं लाइट। बच्चों नेचुरली जो लाइट जो है वो बिल्कुल अफेक्ट करता है। आपको पता ही है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, और उस फूड से पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है कंप्लीट सभी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी एरिया के वेजिटेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। तो नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ लेते हैं सॉइल। बच्चों नेचुरली सॉइल के अंदर, सॉइल का भी नेचर अलग अलग होता है। सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स तो हैं ही, सॉइल पार्टिकल्स के अलावा वाटर है, कैपिलरी वाटर या डिफरेंट जो वाटर है वो भी है। और उसके अलावा सॉइल के अंदर ह्यूमस है, जो डार्क कलर का जो अमोर्फस सब्सटेंस है, ह्यूमस पाया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। और इसके अलावा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सॉइल के पार्टिकल्स का साइज, वहां पाए जाने वाला पानी या मॉइस्चर, इसके अलावा ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या करते हैं, सॉइल के नेचर को बनाते हैं, नेचर को डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है। तो अगर किसी एरिया की सॉइल के अंदर ये सभी प्रकार के कंपोनेंट अवेलेबल हो तो वो फर्टाइल सॉइल कहलाएगी। और फर्टाइल सॉइल होने से क्या है कि वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, फसलें अच्छी ग्रो होंगी। जब वेजिटेशन अच्छा होगा तो वहाँ रहने वाली जो अलग अलग एनिमल स्पीसीज है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड मिलेगा, और वो सर्वाइव भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। तो वो एरिया रिच पॉपुलेशन वाला होगा, वहाँ रिच स्पीसीज, मतलब कई सारी स्पीसीज पाई जाएंगी। तो ये बच्चों चार फैक्टर ऐसे हैं जो किसी एरिया के को, किसी इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं कि एनवायरमेंटल जो ये कंपोनेंट है इनके अगेंस्ट रेस्पॉन्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्सेज है ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार क्लास मत छोड़ना, आपको कुछ मैसेज देना है। तो ये सब जो आगे के टॉपिक है ये कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है।